हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? स्कंदन पढ़ेंगे, हार्डी-सुलजे नियम पढ़ेंगे, रक्षी कोलाइड किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है, स्वर्ण संख्या पढ़ेंगे और आज पूरा एक चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो क्लासेस हुई है बच्चों, इससे जस्ट पहले वाले क्लास में हम क्या पढ़े थे? कण संचलन, विद्युत कण संचलन, वहीं से प्रारंभ होता है ये टॉपिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। स्कंदन। तो क्या है स्कंदन? देखना बहुत सिंपल है और बहुत सरल टॉपिक है। क्या है स्कंदन? सुनिए। देखिए बच्चों, होता क्या है, हम सबको समझ में आ गया कि कोलाइडिक विलयन में क्या होता है? आवेश होता है, धनावेश या ऋणावेश। तो सीधे सीधे मैं पॉइंट में आता हूं, डायरेक्ट इस डेफिनेशन में। कोलाइड विलयनों में धनावेश अथवा ऋणावेश पाया जाता है, अतः जब उसमें कोई विपरीत आवेश वाला आयन मिलाया जाता है तो वह अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट्य या आयन मिलाने से अवक्षेपित होने की घटना को हम कोलाइड का स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंदन, कोगुलेशंस। समझ में आ गया? जैसे आप सबको पता है, हमने विद्युत कण संचलन से पता किया है कि उसमें कौन सा आवेश होता है। हमने यू आकार का एक नली लिया था, मैं आपको ऐसे बता देता हूं क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं अच्छे से। यू आकार की नली में पता है बच्चों सबको कि हम इसमें कोलाइड विलयन भर देते हैं और कोलाइड विलयन भरने के बाद यहाँ इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड लगाते हैं बच्चों, एक साइड कैथोड एक साइड एनोड। अब इसमें कोलाइड विलयन जो भरा हुआ है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, वो या तो ऋण सिरे की ओर आकर्षित होगा या तो धन सिरे की ओर। तो धन सिरे की ओर आकर्षित होगा मतलब कोलाइड विलयन में ऋण आवेश है, और ऋण सिरे की ओर आकर्षित हो रहा है मतलब उसमें धनावेश है, ठीक है। तो हमने देखा था, क्या चीज देखा था भाई, कि FeOH3, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसमें हमारा धनावेश पाया जाता है, सबको पता है यार, ठीक है। तो यही चीज है बच्चों, यही कंसेप्ट है, ठीक है। जस्ट लाइक अ एग्जांपल देखिए, क्या एग्जांपल है ये सुनो। जब FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड के धनावेशित, ये कैसा रहता है बच्चों, इसका कोलाइड कैसा रहता है? धनावेशित। धनावेशित कोलाइड में क्लोरीन, सल्फेट, फास्फेट जैसे ऋण आवेशित आयन मिलाए जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है, और इस प्रकार हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का स्कंदन प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे हम स्कंदन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार आपका आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड या मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, ये जो ऋण आवेशित कोलाइड है, तो इस पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे जब हम धनावेशित आयन मिलाते हैं, धनावेशित विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो उसका हमें क्या प्राप्त हो जाता है? स्कंदन प्राप्त हो जाता है। जब स्कंदन आएगा तो आप डेफिनेशन के साथ साथ 2 एग्जांपल्स जरूर लिखेंगे। समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। तो बच्चों ये और जो है कितने प्रकार से संपन्न हो सकता है, इधर सुनिएगा, किस प्रकार से स्कंदन संभव है। पहला ये देखिए, पारस्परिक स्पंदन, पारस्परिक स्कंदन। ये क्या होता है? इसमें हम कोई विद्युत अपघट्य बाहर से नहीं मिलाते हैं, बल्कि हम ऐसे दो कोलाइड विलयन लेते हैं जिसमें परस्पर दोनों में विपरीत आवेश हो। 2 परस्पर विपरीत आवेश वाले शॉल, जिसको कोलाइड विलयन का एक प्रकार है, शॉल को मिलाने पर उसका स्कंदन प्राप्त होता है। लाइक FeOH3 प्लस AsH3, ठीक है बच्चों, ये होता है। दूसरा, विद्युत कण संचलन से स्कंदन प्राप्त होता है। विद्युत कण संचलन से भी हमको क्या प्राप्त हो जाता है? संचलन से क्या प्राप्त होता है? स्कंदन प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है? सुनिए, वो कैसे प्राप्त होता है सबको पता है यार। क्या? यू आकार के यू आकार के नली में जब हम कोलाइड विलयन लेते हैं तो एक जाकर के अवक्षेपित होता है धनावेशित एनोड में, और एक जो है कुछ अगर कोलाइड विलयन जिसमें ऋणावेश है तो वो जाकर के कैथोड में हो जाएगा,
सॉरी, जिसमें ऋण आवेश है वो एनोड में होगा और जिसमें धन आवेश है वो कैथोड में हो जाएगा। तो वहां जाकर के हमको अवक्षेप प्राप्त होता है, अर्थात उसका स्कंदन प्राप्त होता है। बहुत देर तक क्या करने पर, बहुत देर तक अपोहन करने पर, क्या करने पर बच्चों, अपोहन करने पर भी हमको क्या मिलता है, डायलिसिस करने पर भी हमको स्कंदन प्राप्त हो जाता है। चौथा यदि मैं बोलूं तो चौथा आ जाता है विद्युत कण संचलन से, हो गया बहुत देर तक अपोहन करने से, पारस्परिक स्कंदन से, ठीक है, विद्युत अपघट्य मिलाने से, क्या, विद्युत अपघट्य मिलाने से। तो इस प्रकार हम जो है डिफरेंट टाइप से स्कंदन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हार्डी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं क्या चीज, हार्डी सुलजे नियम। पूछ देता है भैया इसको, हार्डी सुलजे नियम। तो क्या है हार्डी सुलजे नियम, ये देखते हैं। ये स्कंदन पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है हार्डी सुलजे नियम। देखो बच्चों, डेफिनेशन लिख लीजिए, आप कंप्लीट लिख लीजिए। ठीक है, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों की स्कंदन शक्ति भिन्न भिन्न होती है। जैसे अभी आपने देखा, मैं बताता हूं और समझाता भी हूं। ठीक है, अभी आपने देखा सोडियम प्लस है, ठीक है, मैग्नीशियम 2+ है और एल्यूमिनियम 3+ है। हमने देखा था यहाँ क्लोरीन माइनस है, SO4 2- है, PO4 3- है। ठीक है, तो ये सबके सब धन आयन हैं। तो क्या इन सभी धन आयन जो कि विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या सभी धन आयन एक समान स्कंदित करेगा? अब इसके लिए मेरे पास एक ऋण आवेशित कोलाइड होना चाहिए। तो मैं सपोज ले लेता हूं AS2S3, ठीक है, और इसके लिए धनावेशित ले लेता हूं FeOH3। अब ये धनावेशित कोलाइड है, समझना मेरी बात को, फिर मैं आराम से इसका डेफिनेशन मैं खुद लिख दूंगा यहाँ। ठीक है, आराम से आता भी है। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा धनावेशित कोलाइड। ठीक है, तो क्या मैं इसमें क्लोरीन मिलाऊंगा जो कि एक विद्युत अपघट्य के द्वारा आयन प्राप्त हो रहा है मुझे, ठीक है, इसको मिलाऊंगा तो क्या स्कंदन समान होगा? और इसको मिलाने पर क्या उतना ही स्कंदन होगा जितना क्लोरीन मिलाने पर हुआ था? सॉरी, ठीक है। तो और इसी प्रकार क्या इसमें मैं इसको मिलाऊंगा और इसको मिलाऊंगा, मतलब दोनों को अलग अलग मिलाता हूं, तो दोनों में क्या समान स्कंदन होता है क्या? इसी के लिए जो है हमारा हार्डी सुलजे जो सर थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम दिया जिसको हार्डी सुलजे नियम कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या कहा सुनिए, भिन्न भिन्न, ये भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के आयनों द्वारा कोलाइड विलयन का स्कंदन भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, जिसे हार्डी सुलजे नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब नियम क्या है ये समझिए, नियम क्या है ये समझिए। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आप सब लोग कि किसी भी विद्युत अपघट्य के आयन का स्कंदन शक्ति, किसी भी विद्युत अपघट्य के आयन का स्कंदन शक्ति उसके संयोजकता के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। बस इतना ही है, होती है, बात खत्म। ठीक है, इतना होता है भाई, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। किसी भी विद्युत अपघट्य के आयन का, तो अब देखो इसका स्कंदन सबसे ज्यादा क्या होगा, इसकी संयोजकता देख लीजिए, इसकी संयोजकता 1 है, 2 है, 3 है, तो सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति इसकी हो जाएगी। ठीक है, और आपका धन आयन में सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति ये हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इधर लिख देंगे हम लोग, धन आयन की स्कंदन शक्ति बढ़ते क्रम में आप लोग लिख लेंगे ना, बढ़ते क्रम में, और ये लगा दीजिएगा बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में, और ऋण आयन की स्कंदन शक्ति बढ़ते क्रम में आपको देना है, उदाहरण एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना है।
समझ में आ गया अच्छे से? ओके, तो इस प्रकार इसको बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या, रक्षी कोलाइड। बहुत प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, ठीक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है और बहुत मतलब ये आता भी है। क्या चीज़ है? रक्षण, रक्षण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज़? प्रोटेक्शन। ओके, क्या होता है? तो इसको जानने के पहले आपको मेरा इसी अध्याय में जो मैं पढ़ाया हूं पार्ट 3 अध्याय 5 भाग 3, ठीक है, वहां जाकर के देखिए, आपको मिलेगा द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है? पार्ट 4 में मिलेगा शायद, ठीक है, पार्ट 3 नहीं, भाग 4। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। द्रव स्नेही कोलाइड वे कोलाइड होते हैं जिसमें प्रबल आकर्षण बल होता है और द्रव विरोधी में दुर्बल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ये स्थायी होता है और स्थायित्व होने के कारण शीघ्रता से विद्युत अपघट्यों द्वारा स्कंदित नहीं होते। समझ में आ गया? है? समझ में आया? अब ये पॉइंट जुड़ेगा यहां। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य, सॉरी यार, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होने के कारण शीघ्रता से स्कंदित हो जाता है। अब इसका पूरा सिद्धांत क्या है, फिनोमिना क्या है, इसको इधर समझते हैं बच्चों। सपोज करो कि ये मेरा एक द्रव विरोधी कोलाइड है। क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड है। क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है। अब इस पर मैं क्या करता हूं, द्रव विरोधी कोलाइड है और इस पर मैं क्या करता हूं, विद्युत अपघट्यों द्वारा हमला करवाता हूं। ठीक है, तो ये तो अस्थायी होता है, तो अस्थायी होने के कारण शीघ्रता से विद्युत अपघट्य में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्कंदन हो जाएगा इसका, होगा कि नहीं? तो मुझे इसको स्कंदित होने से बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है वो स्थायी होता है और शीघ्रता से स्कंदित नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, कमजोर की रक्षा करने के लिए पावरफुल को प्रोटेक्शन में लगा देता हूं। दैट मीन्स बच्चों, ये देखिए, सपोज करते हैं कि ये हमारा, मैं एक एग्जाम मतलब ये बना रहा हूं ना समझाने के लिए है आपको, ठीक है। आप चित्र बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, चित्र बना सकते हैं भाई, बोर्ड एग्जाम में चित्र बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई फूल नहीं है जी, फूल नहीं है ठीक है, ये कोई फूल नहीं है, दिख रहा है फूल जैसा, एक्चुअल में ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है हमारा, ये जो दिख रहा है ये है द्रव स्नेही। क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड है। तो ये करते क्या है, अब विद्युत अपघट्य, अगर आप विद्युत अपघट्यों का अगर आप मिलाते हो तो सबसे पहले उसको द्रव स्नेही जो है कोलाइड से सामना करना पड़ेगा, जो कि अत्यंत ही स्थायी होता है। तो स्थायी होता है तो ये शीघ्रता से विद्युत स्कंदन नहीं होता, तो ये जब स्कंदित नहीं होगा तो इसके अंदर वाले का रक्षा हुआ कि नहीं हुआ, तो यही है रक्षण। और इसी जो द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रक्षी कोलाइड, रक्षी कोलाइड। बात खत्म, कंप्लीट, सॉरी यार ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप लोग लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है। द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं, अतः जब उसमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो उसका सरलता से स्कंदन हो जाता है। इसके विपरीत द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं, अतः उसमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका सरलता से स्कंदन नहीं होता, स्कंदन नहीं होता। इस प्रकार द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से बचाने के लिए द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है, जिसके कारण उसका स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। द्रव विरोधी कोलाइड के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार स्कंदन होने से बच जाता है। इसे कोलाइड का रक्षण कहते हैं और द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को क्या बोलते हैं बच्चों? रक्षी कोलाइड कहते हैं, रक्षी कोलाइड। समझ में आया? ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, बच्चे थोड़ा सा ना डरते हैं स्वर्ण संख्या जब आता है तो। ये क्या चीज है, अब देखो
हमारे पास ढेर सारे द्रव स्नेही कोलाइड है, जैसे गोंद है, एल्बुमिन है, जिलेटिन है कि नहीं है? तो क्या सबका रक्षा करने का शक्ति एक जैसा समान होगा क्या? अरे भाई पांच पांडव है तो पांचों पांडव एक समान हिम्मत वाले हैं क्या? शक्ति है क्या सबके पास? नहीं ना भाई। 5, समझ रहे बात मेरी? तो हमारे पास तो ढेर सारे द्रव स्नेही कोलाइड है, तो सबका क्या रक्षा करने का क्षमता एक समान है? शक्ति नहीं है। तो उनको उनके क्रम में जमाया जाता है, उसी को हम उसका स्वर्ण संख्या कहते हैं। बताऊंगा कितना मिलीग्राम हम मिलाएंगे तो वो रक्षा कर लेगा, वही उसकी स्वर्ण संख्या है। चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? स्वर्ण संख्या, गोल्डन नंबर। बहुत बहुत बढ़िया है, प्यारा है, समझना एकदम इजी वे में समझाऊंगा मैं आपको। सुनिए क्या है स्वर्ण संख्या। भिन्न भिन्न द्रव स्नेही कोलाइडों का, अर्थात रक्षी कोलाइडों का रक्षण शक्ति भिन्न भिन्न होता है, जिसकी तुलना स्वर्ण संख्या के आधार पर की जाती है। इतना आप लोग लिखेंगे पहले, स्वर्ण संख्या के आधार पर की जाती है। अब स्वर्ण संख्या क्या होती है सुनो। स्वर्ण संख्या मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। किसी द्रव स्नेही कोलाइड, रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्रामों में, किसमें? मिलीग्रामों में। बच्चों याद रखना, मिलीग्रामों में वह मात्रा होती है जो मानक कोलाइड विलयन के 10 ml में उपस्थित होने पर 1 ml सोडियम क्लोराइड द्वारा स्कंदन होने से रोक देता है। ओके एकदम आराम से समझाऊंगा, बेहतरीन समझाऊंगा, कोऑपरेट करो बस, कठिन नहीं है, समझ में आ रहा है? देखो क्या है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्रामों में। अब सबसे पहले मुझे बता दो कितने हमारे द्रव स्नेही कोलाइड हैं। द्रव स्नेही कोलाइड है बच्चों हमारा, सबसे फर्स्ट में दे देता हूं जिलेटिन, ठीक है, गोंद, एल्ब्यूमिन और है हमारा स्टार्च, ठीक है। ये सब क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड है। और अगर नहीं पता होगा तो जाकर के भाग 4 देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर इसी सब चीजों को लिखवाया हूं। तो ये द्रव स्नेही कोलाइड है, यही रक्षी कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। तो किसी द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षी कोलाइड अर्थात की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो मानक कोलाइड विलयन का अर्थ है द्रव विरोधी विलयन, ठीक है, क्योंकि हमें उसी को स्कंदन होने से बचाना है, उसी को। तो मानक कोलाइड विलयन के 10 ml में 10 ml आपने क्या ले लिया? 10 ml ले लिया बच्चों, क्या ले लिया हमने? 10 ml ले लिया द्रव विरोधी, ठीक है, द्रव विरोधी। और इसमें अगर मैं देखूं 10 ml में उपस्थित होने पर द्रव स्नेही 10 ml द्रव विरोधी में उपस्थित होने पर 1 ml सोडियम क्लोराइड द्वारा स्कंदन होने से बचा देता है। 1 ml सोडियम क्लोराइड द्वारा स्कंदन होने से रोक देता है। सोडियम क्लोराइड क्या है बताओ मुझे? सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है। और अब भी आपने जस्ट देखा यार, अब भी देखा जब हार्डी सूर्य पढ़ा रहा था तो मैं, यह धन आयन होता है, ये भी हमारा, ये जो है धनावेश है, अर्थात ये हमारा स्कंदन कर सकता है। ये ऋण आयन है, अर्थात ये भी स्कंदन कर सकता है। आपने दोनों को देखा था, उसमें देखा था कि नहीं देखा था? मतलब अगर हम कोई भी
कोलाइड विलयन लेंगे तो इसमें दोनों आवेश होते हैं, अर्थात ये डेफिनेटली उसका क्या कर देगा, स्कंदन कर देगा। और द्रव विरोधी है तो अस्थायी है, तो शीघ्रता से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें 1 ml भी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 ml सोडियम क्लोराइड मिलाऊंगा, 10 ml में 1 ml सोडियम क्लोराइड मिलाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको बचाना है। क्या करना है, बचाना है। ठीक है, बचाना है। तो मैं कैसे बचाऊंगा, उसमें मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाना पड़ेगा। तो मैं कितना मिलाऊं, तो मेरे पास 4 ठो है, चारों में से किसी को मिलाऊंगा, लेकिन इन सबकी पावर अलग अलग है। किसी का पता चलता है 2 ml मिलाने पर वो उसका रक्षा कर देता है, 1 ml सोडियम क्लोराइड से 10 ml को बचा देता है, 2 ml बस मिलाने से। पता चलता है किसी को 10 ml मिलाना पड़ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मुझे 10 ml मिलाना पड़ रहा है, मेरी बात को समझो आप। तो वही जितना ml मुझे मिलाना पड़ रहा है, दैट इज अ गोल्डन नंबर। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, इतना बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। अब नहीं आएगा तो मैं नहीं कुछ कर सकता भैया मेरे। 10 ml द्रव विरोधी कोलाइड है, उसमें 1 ml सोडियम क्लोराइड मिलाने पर उसका स्कंदन हो जाता है। क्योंकि अगर ये द्रव विरोधी कोलाइड, अगर मेरा सपोज करो कि फेरस हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड एक धनावेशित कोलाइड होता है, और ये द्रव विरोधी भी है और क्या है, धनावेशित है। तो ये क्या करेगा, इसका ऋण आयन इसका क्या कर देगा, स्कंदन कर देगा, कोगुलेशन कर देगा, ये ऋण आयन। अगर आप इसके जगह में AS3 लेते हो, AS2S3 लेते हो, तो ये द्रव स्नेही है, तो इसका सोडियम स्कंदन कर देगा। तो इसको मुझे बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। फॉर्मूला इसको मिटा दूंगा, अब मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट हो जाता है बच्चों, ये देखो फॉर्मूला ऐसा बना सकते हो आप कि 10 ml मानक कोलाइड विलयन, ठीक, प्लस x मिलीग्राम रक्षी कोलाइड, कितना हम नहीं जानते, x मिलीग्राम रक्षी कोलाइड इसमें मिलाने पर ये 1 ml सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको भी मिला रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को भी मिला रहे हैं, 1 ml सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं 10 ml मानक विलयन में, और हम x मिलीग्राम रक्षी कोलाइड मिला रहे हैं, कितना नहीं पता मुझे, मिला रहे हैं। तो ये क्या कर देता है, ये स्कंदन होने से रोक देता है, स्कंदन नहीं होता। अगर इसको नहीं मिलाओगे ना तो स्कंदन हो जाएगा, लेकिन इसको इतना मिलाने पर स्कंदन होने से रोक देता है। तो मुझे इसी x को क्या करना है, यही x से ही क्या है, स्वर्ण संख्या है। अब ये गोंद के जिलेटिन के लिए कितना होता है, अलग होगा, ये गोंद के लिए कितना होगा, अलग होगा, ये इसके लिए अलग होता है। अब कितना होता है मैं बता देता हूं आपको। स्वर्ण संख्या कितना होता है बच्चों, ये देख लीजिए कितना होता है, इधर देखिए। जिलेटिन के लिए इसका मान होता है 0.005 टू 0.01 ml। ओके, गोंद के लिए होता है 0.15 टू 0.25 ml, और सिमिलरली हमारा एल्ब्यूमिन के लिए होता है 0.15 टू 0.25 ml, एंड स्टार्च के लिए ये होता है बच्चों 225 ml। समझ में आ गया? तो ये है स्वर्ण संख्या। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या चीज है, देख लेते हैं। पायस। तो पायस क्या है देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पायस इमल्सन। क्या होता है इमल्सन, सुनिएगा, ठीक है। पायस, जब एक द्रव में दूसरे द्रव, मतलब प्रक्षिप्त प्रवस्था में प्रक्षेपण माध्यम दोनों जब द्रव होते हैं किसी कोलाइड में, तो उस कोलाइड को हम लोग बोलते हैं पायस इमल्सन्स, ठीक है। अर्थात प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। ओके, तो इसका 2 प्रकार होता है बच्चों, इसका 2 प्रकार होता है, ठीक है। कौन कौन सा प्रकार होता है ये देखिए। जल का तेल में, प्रकार का और तेल का
जल में प्रकार का। ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं। पहले बता दिया मैं, ऐसे कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था में प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं वह हमारा पायस कहलाता है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जल का तेल में, पहला या दूसरा नंबर जिसमें भी दे दो, और तेल का जल में। इसका इधर देख लीजिए बच्चों, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। जल का तेल में और तेल का जल में क्या है। जल का तेल में मतलब जल का तेल में, तेल ज़्यादा जल कम। तो ये देखिए, सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, तेल है। क्या है, तेल है। और तेल का मैं क्या बताया आपको, जल का तेल में, तो जल मिनिमम मात्रा में। ठीक है, H2O, H2O, H2O। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, H/O, सॉरी यार W/O, वाटर बाई ऑयल, वाटर बाई ऑयल। ऑयल ज्यादा है और वाटर कम है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, जल का तेल में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों, जल का तेल में तेल ज्यादा है, जल कम है। यह है एग्जाम्पल है आपका मक्खन। क्या है, मक्खन। ठीक है, इसी प्रकार जब इसका बनाएंगे तो इसमें क्या ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे। देखो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये इसमें ऑयल जो रहेगा वो कम रहेगा, ऑयल। ठीक है, ऑयल, ऑयल। तो इसको हम शो करते हैं ऑयल बाई वाटर, मतलब तेल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा। जैसे दूध, वैनिशिंग क्रीम वगैरह वगैरह। समझ में आ गया। तो ये दो टाइप है बस। अब इसका थोड़ा सा वर्णन सुन लो, क्या चीज है। जब किन्हीं दो अमिश्रणीय द्रवों को आपस में मिलाया जाता है तब एक पायस का निर्माण होता है। पायस का निर्माण होता है, किंतु यह अस्थायी होता है। कुछ देर पश्चात मिलाने के बाद मिश्रण बना लिया तो पायस बन गया, किंतु कुछ समय पश्चात वो क्या होता है, वापस से पृथक हो जाता है। कभी आपने जल को तेल में मिला हुए देखे हैं, ऊपर में तेल तैरते रहता है। अगर जल की मात्रा ज्यादा है तो ऊपर में तेल रहेगा, अगर तेल की मात्रा ज्यादा है तो जल ऊपर में रहता है कि नहीं। तो यह अस्थायी रहता है और कुछ समय पश्चात पुनः यह पृथक हो जाता है। अतः इसे स्थायी बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पायसी कारक। क्या बोलते हैं, बोलो, पायसी कारक। और पायसी कारक के रूप में यूज करते हैं बच्चों साबुन एवं डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, और इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं चेहरा धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। क्या होता है, हमारे कपड़े में कहीं कॉलर में तेल लग गया है और ये तेल लगा हुआ है, अगर हम पानी में डुबाएंगे तो पानी और इसका, ठीक है, कैट एंड डॉग्स है, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, तो ये उसमें मिक्स नहीं होगा पानी में। और हमको क्या करना है, हमको इसको धो करके पानी को फेंकना रहता है, गंदा पानी को। तो जब तक यहाँ से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मिश्रण बनेगा ही नहीं, तो निकलेगा कैसे। तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों को मिलाने के लिए, अर्थात स्थायी बनाने के लिए, इसके पायस को स्थायी बनाने के लिए मुझे साबुन या डिटर्जेंट पाउडर का यूज करना पड़ता है। तो डिटर्जेंट पाउडर या साबुन क्या करता है, उस पायस को स्थायी बना देता है। मतलब यहाँ से तेल निकाल करके पानी में मिला देगा और हम इसको फिर सुखा देंगे और पानी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इस प्रकार हमारे कपड़े की क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है। तो पायसी कारक किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब एक होता है विपायसी कारक, अर्थात इसे पुनः यदि विभक्त कर दिया जाए, मिश्रण को पुनः विभक्त कर दिया जाए तो वो कहलाता है विपायसीकरण। क्या कहलाता है, विपायसीकरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पायस का उपयोग देखिए बच्चों, पायस का उपयोग क्या क्या है। फर्स्ट नंबर सुनते जाइएगा। फर्स्ट नंबर क्या होता है पायस का उपयोग। आप लोग झाग उत्प्लावन विधि पढ़े होंगे कक्षा 10वीं में, और नहीं पढ़े होंगे तो टेंशन मत लो। जस्ट इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में मैं आपको झाग उत्प्लावन विधि पढ़ाऊंगा, जहां हम पढ़ेंगे अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, तो झाग उत्प्लावन विधि में क्या करते हैं, हम चीड़ का तेल लेते हैं और पानी में उसको मिक्स करके उसको हिलाते हैं तो झाग निकलता है। तो झाग निकलने के साथ साथ उसमें सल्फर के जो अयस्क होते हैं, सल्फर, ठीक है, वो उस झाग के साथ बाहर आता है। तो उस झाग को फिर निकाल करके सुखा लिया जाता है, झाग उड़ जाता है, फिर हमारा जो अयस्क है
वो धातु है वो मिल जाता है। तो ये है झाग उत्प्लावन विधि में इसका उपयोग किया जाता है, उत्प्लावन विधि। ठीक है। सेकंड है आपका साबुन, डिटर्जेंट पाउडर के प्रक्षालन क्रिया में, प्रक्षालन मतलब होता है सफाई, सफाई तभी होगी जब आप साबुन और डिटर्जेंट डालेंगे तो वो पायसिक जो है हमारा क्या है, पायसी कारक का कार्य करता है, इसलिए ये दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग लिखेंगे बच्चों, सड़क जब बनती है तो उसमें एस्फाल्ट, डामर जिसको हम बोलते हैं काला काला रंग का एस्फाल्ट यूज किया जाता है, तो वो एस्फाल्ट में हमारा जल मिलाया जाता है ताकि वह जो है उसका फिर पायसी कारक बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको डामरीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आता है आपका दूध, दूध। ठीक है, जिसका धड़ल्ले से यूज हो रहा है, धड़ल्ले से यूज हो रहा है। ठीक है, पता ही नहीं चलता यार कि दूध प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक है, कितना मात्रा में दूध है पता ही नहीं चलता है, तो उसमें पानी मिला करके पायसीकृत करके इसका यूज किया जा रहा है धड़ल्ले के साथ। पांचवा नंबर आ जाता है आपका दूध हो गया, साबुन हो गया, एस्फाल्ट यूज हो गया, झाग उत्प्लावन हो गया। पांचवा नंबर आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख लेंगे, चलिए ठीक है, 4 ही सफिशिएंट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, याद आ गया बच्चों, क्या है हमारे पेट में नहीं ना, पेट में जो आंत होती है, ठीक है, वहां वसा का पाचन कैसे होता है। हम इतना वसा खाते हैं, तेल खाते हैं, ऑयल खाते हैं, ठीक है, उसका पाचन कैसे होता है। अरे भाई पायसी कारक बनेगा तभी तो पाचन होगा ना भाई ठीक है, नहीं तो वैसे ही बाहर हो जाएगा वसा, तो इसलिए उसका पाचन भी जरूरी रहता है, तो वह भी पायसी कारक के कारण होता है। अब देखते हैं कोलाइड रसायन या विलयन के कहो, कोलाइड रसायन के उपयोग क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है हमारा कार्बन के अवक्षेपण में, कार्बन के अवक्षेपण में या प्रदूषण कम करने में लिख देते हैं। चलो, प्रदूषण कम करने में, मैं आपको बताता हूं इसका सिद्धांत कैसे है। कम करने में होता क्या है एक्चुअली में बच्चों, देखिए बड़े बड़े चिमनी देखे हैं आप लोग, सब लोग देखे होंगे, बड़े बड़े चिमनियां होती है। चिमनी में क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, चिमनी होती है बड़े बड़े चिमनियां, वहां जो कार्बन निकलता है हम सबको पता नहीं है, लेकिन वातावरण में इतने सारे धूल होते हैं, बहुत ज्यादा धूल होता है। ठीक है, वो कोलाइड कण के आकार का होता है, जिसको हम अपने जो है ये खुली आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोलाइड विलयन का कण का आकार जो मैं आपको पहले बता चुका हूं 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो बहुत सूक्ष्म होते हैं। और जो मोस्टली हमारे सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण है वो है कार्बन। तो कार्बन में बच्चों क्या होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश होता है, तो इसका हम कैसे यूज करते हैं, इधर देखिए, यहां मैं ऐसी टेम्पररी बना रहा हूं, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे। ये इसका मैं एक काम करता हूं, इधर बना देता हूं, मतलब ऐसा कर देते हैं। और इसको कुछ इस प्रकार से देखिएगा बच्चों कैसे बनाना है। आप बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं तो फिर बस इतना लिख देंगे, जो मैं बोलने वाला हूं उसको लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, उसमें बहुत प्रॉब्लम वो नहीं है। क्या होता है इसमें, सिंपल सी बात है यार, ये ऋणावेशित है तो हमारा एक कैथोड होता है और एनोड होता है। तो कैथोड एनोड, ठीक है, चिमनियों में वैद्युत जो है हमारा इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कैथोड एनोड। तो एनोड धनावेशित होता है, तो कार्बन को क्या कर लेता है, धनावेशित जो है इलेक्ट्रोड आकर्षित कर लेता है और वो कार्बन के कण रुक जाते हैं और फिर वहां हमारा प्रदूषण मुक्त हवा बाहर निकल जाती है। तो ये एक एडवांस्ड तरीका है कि हम वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और हम अपने भी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट है, ठीक है, कार्बन के अवक्षेपण में या प्रदूषण का कम करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेकंड है हमारा पेयजल का शुद्धिकरण। पेयजल का शुद्धिकरण होता क्या है बता रहे हैं आपको, आराम से सुनिएगा। नदियों का या तालाब का जो पानी होता है या कहीं गंदा पानी आ रहा है तो उसमें धूल के कण होते हैं, मिट्टियां होती है। तो इन धूल के कणों, मिट्टियों में धूल कण सही है और मिट्टी के कण, इसमें हमारा ऋण आवेशित होता है। ये कैसे होते हैं, ऋण आवेशित। तो इसमें हमारा फिटकरी डाला जाता है एक, या एल्यूमिनियम
सल्फेट, जिसका एल्यूमिनियम Al3+ आयन का यूज किया जाता है। अब ऋण आवेशित है बच्चों, एक है ऋण आवेशित कंकड़, ठीक है, मिट्टी, ये कैसे है, ऋण आवेशित है, और इस पर हमने क्या कर दिया, Al3+ का उपयोग कर दिया धनावेश का, तो ये क्या कर लेगा, स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, और स्कंदन होकर के अवक्षेप बन जाएगा, अवक्षेप नीचे तल में बैठ जाएगा, और उसको आप आसानी से फिर छान करके पी सकते हो। तो यही कारण होता था कि बहुत पहले के ज़माने में, ठीक है, नलों में फिटकरी डालने, और आपका एक और डाला जाता था यार लाल रंग का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक आयोडीन, पोटास, ठीक है, डाला जाता था प्यूरिफाई करने के लिए। ओके, तो इस प्रकार पेयजल का शुद्धिकरण किया जाता है और उसको पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। तीसरा नंबर है बच्चों आपका औषधियों में कोलाइडी, औषधियों में, ठीक है, औषधियों में जितना आप टॉनिक सिरप देखते हैं ना, वो मैक्सिमम किस फॉर्म में रहते हैं, कोलाइडी विलेन के ही रूप में रहते हैं। और आंखों में डालने वाला ऑर्जिकल, उस दवाई का नाम बोलते हैं जिसको हम लोग चिपी दवा, ये कॉमन लैंग्वेज है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ क्या बोलते हैं हम बचपन में वही यूज करते थे, आंख में डालने वाला, ठीक है, चिपी दवा बोलते थे उसको हम लोग, ठीक है। अब आप क्या बोलते हो भैया, वो कमेंट बॉक्स में लिखने का मन रहेगा तो लिख देना, और नहीं लिखने का मन रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो कोलाइडी औषधियाँ भी किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉरी यार, हाँ, कोलाइडी औषधियाँ भी, सॉरी, कई औषधियाँ जैसे कि टॉनिक सिरप है, ठीक है, और यहाँ तक हमारा ऑर्जिकल जो आई में डालने वाली, आंख में डालने वाली जो दवाई है, वह भी किस फॉर्म में पाया जाता है, कोलाइडी विलेन के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है बच्चों टैनिंग या रबर निर्माण। रबर एक्चुअल में साउथ में जब जाओगे, साउथ इंडिया में केरल, तमिलनाडु वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह जाओगे तो वहाँ एक पेड़ पाया जाता है, जिसके हमारे यहाँ नारियल का पेड़ पाया जाता है ना, वैसे केरल में नारियल का पेड़ भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। समुद्र किनारे तो नारियल तो कॉमन सी चीज़ है। तो जैसे नारियल होता है तो उसको, या पपाया का पेड़ देखे होंगे, जैसे ही हम लोग चोट लगाते हैं उसमें से तो दूध बाहर आने लगता है। एक्चुअल में वो दूध भी क्या है, कोलाइडी विलेन ही है, ठीक है। तो वैसे ही रबर का एक पेड़ पाया जाता है, रबर का पेड़ पाया जाता है, उसको चोट लगाने से उसमें दूध निकलती है, जिसको बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं, लेटेक्स। और लेटेक्स में होता है ऋण आवेशित, लेटेक्स जो होता है वो ऋण आवेशित कोलाइड विलेन होता है, और उस पर फिर हमारा मॉडरेंट वगैरह यूज करके, रंजक यूज करके, उसको धनावेशित यूज करके उसको क्या किया जाता है, स्कंदित किया जाता है, और फिर रबर बनाया जाता है। तो रबर निर्माण, ठीक है। और चमड़े का टैनिंग की क्रिया, ठीक है। चमड़े की टैनिंग क्या होती है, ये सुनिए। हमारा जो त्वचा होता है बच्चों, चमड़े होते हैं, त्वचा होती है, वो एक्चुअल में प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन होता है धनावेशित, और टैनिन नामक एक रसायन होता है जो कि होता है ऋणावेशित। तो जब चमड़े को टैनिन में डुबाया जाता है तो वो कड़ा हो जाता है, फिर उसका विभिन्न रूप से जो है आपका वाद्य यंत्र वगैरह बनाने में, ठीक है, जूता बनाने में, बहुत सारे कार्यों में यूज किया जाता है चमड़े का, ठीक है। और नेक्स्ट देखें तो रंगने में, कपड़े का रंग रंगने में, ठीक है, या रंग बनाने में, पेंट वगैरह बनाने में, पेंट भी क्या है, कोलाइडी विलेन ही है, मॉडरेंट रहता है, रंजक रहता है, तो इस प्रकार रंग रंगने में भी यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, फोटोग्राफी, ये सिलेबस पहले आपका जब स्टेट बोर्ड में था, अब तो एनसीईआरटी सीबीएसई हो गई है तो अभी हट चुका है, ये भी टॉपिक था हमारे सिलेबस में, ओके। और नेक्स्ट आता है बच्चों साबुन। तो साबुन जब आपका अवक्षेप बनने के पूर्व साबुन जो विलेन के फॉर्म में रहता है वो भी क्या है, कोलाइडी विलेन ही है। नेक्स्ट और देखें, बहुत सारा है यार, रासायनिक हथियार। तो ऐसे करके आप लोग जो है पहले के, अगर आता है बच्चों, अगर आता है ये, तो पहले 2-3 ठो में क्या कर देना, वर्णन कर देना। अगर आ जाता है 4-5 नंबर में आता है तो 2-3 में वर्णन कर देना, और उसके बाद को फिर एक लाइन में आप लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये हो जाता है हमारा कोलाइडी रसायन के उपयोग। अब एकमात्र टॉपिक हमारा बच गया, उसके बाद आज ये चैप्टर हो जाएगा द एंड। वो टॉपिक है प्रकृति में कोलाइड। चलिए देखते हैं। प्रकृति में कोलाइड, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है, जानकारी है इसमें, नॉलेज प्लस है, ठीक है। 5 मैं समझाऊंगा आपको, पहले लिख देता हूं, फिर आराम से हम इसको वर्णन कर देंगे, ठीक है। क्या होता है डेल्टा, ओके। सेकंड है वर्षा, थर्ड है
आकाश, ये तो सब नाम लग रहा है ना, डेल्टा, वर्षा, आकाश, आकाश का नीला रंग, नीला रंग, और उसके बाद है रक्त, या रक्त के पहले कॉमेट्स, पुच्छल तारा, टूटता हुआ तारा, तारा, और यह है रक्त, ब्लड। इतना में मैं आपको वर्णन करता हूं। ये सब जो है प्राकृतिक में कोलाइड है, कोलाइड के उदाहरण है। प्रकृति में, नेचर में आप कोलाइड कहाँ है बोलेंगे तो ये सब कोलाइड के एग्जांपल्स हैं। क्या है, कैसे है, ये देखते हैं। डेल्टा, डेल्टा बच्चों, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? आप सबको पता है समुद्र रहता है, समुद्र, समुद्र में जब कोई नदी आकर के मिलती है तब क्या बनता है? डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा क्या चीज है, ये देखिए डेल्टा क्या है, ये देखिए, बताने का प्रयास करता हूं मैं क्या है डेल्टा। ठीक है, क्या होता है बच्चों, डेल्टा क्या होता है? सपोज ये पानी बहते हुए आ रही है, मान के चलो, है ना। कैसे होता है डेल्टा का निर्माण, मैं बताता हूं आपको। जो नदियां आती है पहाड़ से बहते हुए, तो पत्थरों को टकराते हुए, काटते हुए, टकराते हुए, काटते हुए आती है, तो अपने साथ ढेर सारी मृदा और रेत के कण लेकर के आती है। रेत के कण और मृदा में हमारा पाया जाता है ऋण आवेशित, ठीक है, ऋण आवेश पाया जाता है। और जो नदी की पानी होती है उसमें होता है सोडियम क्लोराइड, होता है कि नहीं? और ये किसके फॉर्म में रहते हैं? आयंस के फॉर्म में रहते हैं। सोडियम भी रहता है और क्लोरीन भी रहता है। तो जब ऋण आवेशित धन आवेशित से टकराएगा तो क्या होगा? अवक्षेप का निर्माण होगा। यही कारण है कि जैसे समुद्र से टकराता है तो रेत और कण सोडियम प्लस धन आयन से टकरा करके क्या बना लेते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं, और फिर यहां पर डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा मतलब रेत का टीला, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आकर के क्या होता है, हमारा जो नदी, जो सकरी नदी इधर से आ रही होती है, वो सकरी नदी आते आते समुद्र में ऐसे फैलने लगती है, फैलने लगती है, और यहाँ पर हमारा क्या जमने लगता है बच्चों? रेत का टीला जमने लगता है। समझ में आ गया? तो ये है डेल्टा निर्माण, कोलाइड विलयन के, कोलाइड के प्राकृतिक रूप। वर्षा क्या है? वर्षा वास्तव में वर्षा जो है, ठीक है, ये बादल जो है वो एक एरोसॉल है। क्या है? एरोसॉल। एरोसॉल क्या है आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, जाकर के थोड़ा सा प्रीवियस जाइएगा, फर्स्ट पार्ट में जाकर देख लीजिएगा। एरोसॉल क्या होता है बच्चों? जब प्रक्षिप्त प्रवस्था, ठीक है, और परिक्षेपण माध्यम, ये दो चीज जानते हैं कि नहीं भाई? तो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम क्या है? ये वायु हो और ये हो द्रव, तब हम उसको बोलते हैं एरोसॉल। ऐसे कोलाइड विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम जो है वायु हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? द्रव। तो वास्तव में जो बादल है, पानी है, वो क्या है? द्रव है, और वह किसमें है? वायु में निलंबित है। तो यह भी एक उदाहरण है। आकाश का नीला दिखाई देना, तो आकाश में क्या होता है? ढेर सारा, आकाश का रंग नीला नहीं है, नीला, समझ में आ रहा है? उसका कोई रंग ही नहीं है आकाश का, लेकिन वो हमको काला और नीला दिखाई देता है। ठीक है, उसका कारण है, देखो भाई, कहीं पे आकाश के किसी भी जगह में ऐसा कोई भाग नहीं जहां से रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश हम तक पहुंचे, आंख तक। कोई चीज हमको कैसे दिखाई देता है? मुझे आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट जो है मेरे ऊपर टकरा के आपके आंखों तक पहुंच रही है, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हैं। अब आकाश में, अंतरिक्ष में तो ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे टकरा करके हम तक पहुंचे। चंद्रमा से टकरा के हम तक पहुंचता है, इसलिए चंद्रमा हमको दिखाई देती है। तो जहां पे कुछ चीज नहीं है वहां पे पूरा प्रकाश अवशोषित हो जाता है, और जहां पूरा प्रकाश अवशोषित हो जाता है वो दिखता है काला। समझ में आ रहा है? और जहां सातों के सातों रंग रिफ्लेक्ट होते हैं वहां दिखता है सफेद। मैं इसको प्रकाशिकी में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में, भौतिकी में। ठीक है, अब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश में स्थित कण, धूल के कण निलंबित रहते हैं, जो सिर्फ नीले रंग का प्रकाश को, उसका तरंगदैर्घ्य ऐसा होता है, उनका साइज ऐसा होता है कि सिर्फ उसी को प्रकर्णित करता है, और जो आकर के हमारे आंखों पे दिखता है और हमको क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। दैट्स ऑल। पुच्छल तारा, टूटता हुआ तारा, कमेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, टेल ऑफ कमेट्स। तो आपको कोई तारा, जब टूटता हुआ तारा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो हमको क्या दिखाई देता है बच्चों? उसके पीछे में टूटता हुआ तारा जब मतलब गिरता है ऐसा, ठीक है, तारा नहीं गिरता है यार मेरे भाई, मेरे दोस्त ठीक है, एक बेल्ट है पूरा, बृहस्पति ग्रह, देखो, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट है जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड मतलब
टुकड़े, चट्टान, बड़े बड़े, मतलब ऐसा मान के चलो कि एक बड़े गोले को तोड़ दिया गया है, चूर्ण बना दिया गया है, वैसे छोटे, ठीक है, 5 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का, 5 किलो का, 50 किलो का, ऐसा उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड। वही जब कभी भटक करके आपके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर के खिंचाता है, आता है, तो अगर छोटा रहता है तो उसके घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण वो क्या हो जाता है, टकराने के कारण उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, और घूर्णन होता है, इस कारण वो घिसने लगता है। घिसने लगता है, भाई ये अपने इतना स्पीड में घूम रहा है यार, इतना स्पीड में घूम रहा है, अब उसमें कोई टकराएगा, समझ रहे हो, तो गतिज ऊर्जा घर्षण होने के कारण उसमें मतलब वो हमको चमकीला दिखाई देने लगता है। और होता क्या है, कोई भी जब वायुमंडल में प्रवेश करता है बच्चों, तो घिसने लगता है, वायुमंडल के संपर्क में आने के कारण घिसने लगता है, तो घिसता है तो वो चूर्ण छोड़ता है, चूर्ण, ये कोलाइडी विलयन, कोलाइड बन गया, चूर्ण छोड़ता है। और वो क्या होता है, प्रकाश के कारण जब घर्षण होगी, इतना ज्यादा तीव्र घर्षण होगी तो प्रकाश तो निकलेगा ना भाई, तो प्रकाश के कारण क्या दिखता है, हमको चमकते हुए दिखाई देता है। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉट। ठीक है, ये हो गया पुच्छल तारा। रक्त, ब्लड क्या है ये बता रहा हूं आपको। सॉरी, हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, ठीक है, और उस हीमोग्लोबिन में पाया जाता है बच्चों ऋणावेश। जब भी आपका कट जाता है, हाथ कट जाता है, कहीं पर भी कट जाता है तो ब्लड निकलता है, तो सबसे पहले आपको सुझाव दिया जाता है, ये जैसे कि कभी सैलून जाते होंगे आप लोग, है ना, नाई के घर जाते होंगे या नाई, ठीक है, तो वो फिटकरी क्यों लगाता है, फिटकरी एलम क्यों लगाता है, दाढ़ी बनवाते हैं तो फिटकरी क्यों लगाता है, रीजन है कि फिटकरी में होता है धनावेश और ब्लड होता है हीमोग्लोबिन में ऋणावेश, तो ऋणावेश धनावेश दोनों टकराते हैं और फिर स्कंदन हो जाता है, मतलब उसका अवक्षेप जम जाता है और वहां थक्का जम जाता है रक्त का, जिससे ज्यादा रक्त प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, बचपन में कभी गिरते वक्त सिर फट गया या कहीं पे लग गया तो हमारे पिताजी सजेस्ट करते थे, लाके चूना लगा देते थे, लो बेटा। ठीक है, तो ये सब रीजंस हैं बच्चों। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही यार। आप यहाँ तक अगर देखे होंगे जो बच्चे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जो हमको आप सुनते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहे, हमसे सुनते रहे, हमें सुनते रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।